हेलो एवरीवन, दिस इज यूकी। उस हीलर की कंडीशन अचानक बहुत खराब हो गई और उसकी पूरी बॉडी पर डरावने ब्लैक स्पॉट्स आ गए। अपने आखिरी वक्त में उसे बस एक ही इंसान की फिक्र थी, अंशिया। वो बड़े प्यार से उस लड़की के थके हुए चेहरे को देख रहा था। अंशिया का भी वही हाल था, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जाते जाते उसने कहा, अगर अगले जन्म में हम फिर मिले तो मैं हर रोज तुम्हें अपना प्यार जताऊंगा। बस यही कहकर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अंशिया कई रातों तक बिना सोए उसके पास बैठी रही, प्रे करती रही, जब तक उसके आंसू सूख नहीं गए और गला बैठ नहीं गया। लेकिन अफसोस, वो फिर कभी नहीं उठा। इसके बाद जब पूरे एम्पायर की कैपिटल में प्लेग फैल गया तो फिलिप अचानक ऐसे टपक पड़ा जैसे सब कुछ उसका ही प्लान किया हुआ हो। उसने अपनी लाइट एनर्जी यूज करके उस बीमारी को खत्म कर दिया। लोग और मिनिस्टर्स तो फैन हो गए और बस वो बड़े आराम से एम्पायर का एम्परर बन गया। अगले ही दिन वो गायब हुई गॉडेस अचानक वापस आ गई और अंशिया को गले लगाकर लगातार सॉरी बोलने लगी। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रोशे के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अंशिया ने कहा, तुम वापस आ गई, मुझे इस बात की खुशी है। रोशे की मौत के लिए उसने गॉडेस को ब्लेम नहीं किया, बल्कि वो खुद को ही कोस रही थी कि वो उसे बचा नहीं पाई। जब अंशिया को पता चला कि फिलिप उस गॉडेस को इग्नोर कर रहा है तो वो सीधा उससे सवाल करने पहुंच गई कि वो सर्फेनिया को एम्प्रेस कब बनाएगा। फिलिप वहां बड़ा परेशान सा मुंह बनाकर बैठा था। अंशिया ने गुस्से में कहा, सर्फानिया ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी पूरी लाइट एनर्जी तुम्हें दे दी। फिलिप ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, सही कहा, लेकिन अब उसके पास बचा ही क्या है? तुम्हें लगता है एक ऐसी औरत जिसके पास कोई पावर नहीं, वो एम्प्रेस बनने के लायक है? ये यूज एंड थ्रो वाली बात सुनकर अंशिया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाई, तुमने उसकी एनर्जी यूज करके एम्परर की सीट ली और अब जब काम निकल गया तो उसे मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। जरा तमीज से बात करो, मैं अपनी काबिलियत से एम्परर बना हूं। और रही बात एम्प्रेस की, तो मैंने पहले ही चुन लिया है कि वो तुम होगी। ये कहते हुए फिलिप अचानक अंशिया के करीब आया और उसकी कमर में हाथ डाल दिया। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है। ये सुनते ही अंशिया ने नफरत से उसका हाथ झटक दिया। तुमने मेरे लिए सर्फानिया का इस्तेमाल किया? क्या तुम इंसान भी हो? इस पर वो चिढ़कर बोला, मैं रोशे से कम किस मामले में हूं? मैं अब लाइट एनर्जी वाला एम्परर हूं। अंशिया ने उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहा, उसका नाम अपने मुंह से मत लो। तुम जैसे कचरे की उसके साथ तुलना करने की हिम्मत भी मत करना। सोचिए, पहले तो उसने साजिश रचकर अंशिया के सबसे प्यारे इंसान को मरवा दिया, फिर धोखे से गद्दी हथिया ली और अब उसे अपनी एम्प्रेस बनने के लिए मजबूर कर रहा था। अंशिया के लिए तो ये महल अब बस एक सोने का आलीशान पिंजरा बनकर रह गया था। कुछ समय बाद फिलिप फिर से अंशिया के महल में आ धमका। उसने गुस्से में उससे सीधा सवाल किया, एम्परर बनने के लिए तुमने रोशर को मार डाला और इतने मासूमों की बलि दे दी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कभी माफ कर दूंगी? फिलिप ने बड़े अजीब लॉजिक के साथ जवाब दिया, इसीलिए तो तुम्हें मुझे चुनना चाहिए। तुम मेरे इतने राज जानती हो, फिर भी मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ रखा है। इस बात के लिए तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। ये कहते हुए उसने उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, पर अंशिया ने उसे जोर का धक्का दिया और चिल्लाकर कहा, बाहर निकलो यहां से। वो जाते जाते बोल गया, मैं भी देखता हूं तुम कब तक अड़ी रहती हो, मैं फिर आऊंगा। उसके जाने के बाद वो गुस्से से कांपने लगी और उसे मन ही मन पागल कहने लगी। ठीक उसी वक्त सर्फानिया खिड़की से उड़ती हुई अंदर आई और अंशिया को फिलिप के बारे में कुछ बताने लगी। जब उसे पता चला कि फिलिप ने उसे एम्प्रेस बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है तो सर्फेनिया का दिल पूरी तरह टूट गया। अब उसने वही करने का फैसला किया जो अंशिया ने कहा था। वो फिलिप से अपनी लाइट एनर्जी वापस छीनना चाहती थी। उसने अंशिया से पूछा, क्या तुम मुझे वो लाइट ब्लेसिंग वापस दे सकती हो जो मैंने तुम्हें दी थी? ये सुनकर अंशिया ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके वो लाइट ब्लेसिंग वापस गॉडेस को ट्रांसफर कर दी। सर्फेनिया ने उसे दिल से थैंक यू कहा और प्रॉमिस किया कि वो अपनी पावर्स वापस पाकर उसे यहां से जरूर बचा लेगी। अंशिया को लगा कि अपनी पावर्स लौटाने के बाद शायद ये डरावना सपना खत्म हो जाएगा, पर उसे क्या पता था कि उसका ये फैसला एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। तभी अचानक पूरे महल में भीषण आग लग गई। धुएं की वजह से अंशिया का दम घुटने ही वाला था कि फिलिप घबराया हुआ अंदर आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे साथ चलो, यहाँ रहना डेंजरस है। लेकिन अंशिया को शक था कि ये आग उसी की लगाई हुई है। जब उसने साथ चलने से मना किया तो फिलिप ने उसे गोद में उठाया और जलते हुए महल से बाहर ले आया। उसने उसे एक सेफ लगने वाले दूसरे महल में रखा, पर जाते जाते दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया ताकि वो फिर से कैद रहे। अंशिया ने जब आसपास देखा तो समझ आया कि ये तो स्टोन रोड पवेलियन है, जहां रॉयल फैमिली के मरने वालों का रिकॉर्ड रखा जाता है। वहां उसे रोशे का नाम भी लिखा हुआ मिला।
वो उसकी याद में पत्थर की उस तख्ती पर सिर रखकर रोने लगी। तभी अचानक उसकी हथेली से एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। उसे लगा कि शायद सर्फेनिया ने अपनी पावर्स वापस पा ली है और उसी का एक हिस्सा उसे बचाने के लिए भेजा है। अचानक उसे सर्फेनिया की आवाज़ आई, मुझे बचाओ। अब अंशिया के पास दुखी होने का वक्त नहीं था, उसे हर हाल में उसे ढूंढना था। उसने अपनी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया और बंद दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही अंशिया बाहर आई, उसके होश उड़ गए क्योंकि फिलिप ने चुपके से उन पत्थरों पर लिखे रिकॉर्ड्स ही बदल दिए थे। उसने अपने सारे काले कारनामे और गुनाह रोशे के नाम मढ़ दिए थे। जब फिलिप ने उसे बाहर देखा तो उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अंशिया ने सीधा सवाल दाग दिया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि रोशे का नाम खराब करना बंद करो। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने न सिर्फ राजधानी के लोगों को मरवा दिया, बल्कि इस सब का ब्लेम भी अंशिया पर डाल दिया। उसने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुमने उस औरत को अपनी एनर्जी वापस दे दी थी। जब उसे लगा कि इस इंसान से बात करना बेकार है, तो उसने ठंडे लहजे में पूछा कि सर्फेनिया कहाँ है। फिलिप ने बड़ी बेरुखी से कहा, वो मर गई। उसे मारना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो एक गॉडेस थी। चाकू और आग से उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे बेगुनाह लोगों की बलि देनी पड़ी। आखिरकार जीत मेरी हुई और अब दुनिया की नज़र में रोशे हमेशा के लिए गुनहगार बन जाएगा। अंशिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी हथेली में जबरदस्त लाइट एनर्जी इकट्ठा की और सीधे फिलिप पर अटैक कर दिया। फिलिप पहले तो उसका मजाक उड़ाने लगा कि इतनी कम पावर से उसका क्या बिगाड़ेगी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। असल में वो अटैक तो बस एक दिखावा था, एक जाल था। उस मौके का फायदा उठाकर अंशिया भागकर वापस स्टोन रोड पवेलियन पहुंच गई। अपनी मौजूदा पावर्स के साथ वो बस इतना ही कर सकती थी कि कम से कम उन रिकॉर्ड्स वाली स्लैब को बचा ले जिसमें रोशे की सच्चाई थी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि फिलिप अपनी जादुई ताकत लिए वहां भी पहुंच गया। उसने हंसते हुए कहा, मानना पड़ेगा तुम काफी स्मार्ट हो, वैसे भी मैं इस पत्थर को कब से खत्म करना चाहता था। अंशिया ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत उस पत्थर की स्लैब को अपनी बॉडी से कवर कर लिया और चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अगले ही पल फिलिप की हथेलियों से निकली जबरदस्त पावर उसकी तरफ बढ़ी, पर तभी पत्थर पर बने एक प्रोटेक्शन बैरियर ने उस अटैक को रोक दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वही पावर पलटकर सीधा उसी पर जा लगी। असल में अंशिया ने अपनी सारी ताकत उस पत्थर को प्रोटेक्ट करने में लगा दी थी, जिसकी वजह से अब उसके अलावा कोई और उसे तबाह नहीं कर सकता था। मजे की बात तो ये थी कि उस पत्थर पर फिलिप के वे सारे गुनाह भी रिकॉर्ड हो गए थे कि कैसे उसने प्लेग का इस्तेमाल करके धोखे से गद्दी हथियाई थी। ये देखकर फिलिप गुस्से से पागल हो गया और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें रोशे इतना पसंद है कि उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ रही हो। अंशिया ने उसे जवाब दिया, इस मोड़ पर आकर भी तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, यही तुम में और रोशे में सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन फिर उसने जो किया उसे देखकर अंशिया का चेहरा उतर गया। फिलिप ने उस पूरी जमीन को ही जलाकर राख कर दिया ताकि वहां कोई कदम भी न रख सके। नई कैपिटल शिफ्ट करने के बाद उसने अंशिया को महल के वेस्ट साइड वाले एक टावर में कैद कर दिया। वहां पहुंचकर उसने उसे धमकी दी, अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे प्यारे भतीजों की जान चली जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वो कांप गई और उससे ऐसा न करने की मिन्नतें करने लगी। फिलिप ने टेढ़े अंदाज में कहा, तो फिर सीधे बन के रहो, वरना चुपचाप मेरी बन जाओ। अंशिया ने नफरत से कहा, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही डालो, आखिर तुम इसमें एक्सपर्ट जो हो। पर वो मुस्कुराकर बोला, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। एम्प्रेस की सीट अभी भी खाली है, तो अब भागने की कोशिश छोड़ो और मेरी पत्नी बन जाओ। गुस्से से आग बबूला होकर अंशिया ने उसे जोर का धक्का दिया और साफ शब्दों में कह दिया, तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लेकिन फिलिप को गुस्सा आने के बजाय उसका ये तेज तर्रार अंदाज और भी पसंद आने लगा। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर वो कमजोरी साफ दिख रही थी जो उसने अब तक दुनिया से छिपा रखी थी। अगले दिन फिलिप अचानक कमरे में घुस आया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, इसका तरीका क्या है? तुम्हें पक्का पता होगा, तुमने उस गॉडेस के साथ मिलकर मुझे नीचा दिखाने का प्लान बनाया है ना? अंशिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बकवास कर रहा है। उसे लगा कि फिलिप शायद अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। असल में उसके 8 बेटे और बेटियां उस गॉडेस के श्राप की वजह से मारे जा चुके थे, लेकिन वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि सर्फेनिया ऐसा कुछ कर सकती है। हैरानी की बात तो ये थी कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए वो अपने ही बच्चों को मारने पर उतारू हो गया था, इसलिए अंशिया अब और तमाशा नहीं देख सकती थी। जब वो लालटेन लेकर कालकोठरी की तरफ बढ़ी तो अचानक उसे गॉडेस का मैसेज मिला, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। वो सर्फानिया की आवाज थी। अंशिया ने मन ही मन कहा,
तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। तभी उसे एक बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और उसने फौरन छठे राजकुमार को बचाने का फैसला किया। उसे फील हो रहा था कि फिलिप उस बच्चे पर अपना काला जादू चला रहा है। किस्मत का खेल तो देखिए, जिस गॉडेस को उस विलेन ने फंसाकर हजारों सालों तक आग में जलने की सजा दी थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड अंशिया पुनर्जन्म के बाद अपने प्रेमी ब्लेक के साथ मजे से लाइफ एंजॉय कर रही थी। इस बात से जलकर और प्यार की हकीकत दिखाने के लिए गॉडेस ने जबरदस्ती उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज कर दी ताकि अंशिया उस बदसूरत चेहरे के साथ ब्लेक के सामने जाए। पिछले जन्म में फिलिप की एक गलती की वजह से अंशिया की बॉडी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। अब जब उसे एहसास हुआ कि उसकी हालत बहुत खराब है तो वो घबरा गया और बोला, तुम्हारी जो भी विश है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। पर अंशिया जानती थी कि अब उसका अंत करीब है। अपनी लाइफ के आखिरी पलों में अंशिया ने फिलिप से कुछ पत्थर लाने को कहा। इसके बाद अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसने अपनी पूरी मैजिक पावर लगा दी ताकि उन पत्थरों पर इन सालों में हुई सारी घटनाओं को रिकॉर्ड कर सके, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में कोई न कोई इन छिपे हुए राजों को ढूंढ निकालेगा। जब काम पूरा हो गया तो उसने शांत होकर फिलिप के आने का इंतजार किया और उससे पूछा कि क्या वो अब भी उससे प्यार करता है। उसने जवाब दिया, बिल्कुल, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। तब अंशिया ने कहा, ठीक है, तो फिर इस पत्थर की स्लैब को एम्परर के महल के सामने रखवा दो। जब उसने उन पत्थरों को गौर से देखा तब उसे एहसास हुआ कि अंशिया ने तो सारा पुराना इतिहास ही रिकॉर्ड कर दिया है, जिसमें उसके किए हुए सारे गुनाह साफ साफ लिखे थे। घबराकर उसने फौरन इन सबूतों को मिटाने के लिए अपना जादू चलाया, लेकिन अंशिया ने अपनी सारी ताकत उस पत्थर में झोंक दी थी, जिसकी वजह से दुनिया में कोई भी उसे तबाह नहीं कर सकता था। अब जब वो इसे मिटा नहीं पाया तो उसने अपनी चाल बदली और बोला, अगर मैं इसे मिटा नहीं सकता तो जो भी इस पत्थर के करीब आएगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने उस पत्थर पर डार्क मैजिक किया और उसे एक गहरी झील में फेंक दिया ताकि ये इतिहास हमेशा हमेशा के लिए पानी के नीचे दफन हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अंशिया अचानक खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर पड़ी। कई जन्मों के चक्कर काटने के बाद वो फिर से इसी मोड़ पर वापस आ गई थी। तभी उसकी आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि जो कुछ उसने अभी देखा वो उसके पिछले जन्म की यादें थीं। फिलहाल वो ब्लेक का श्राप खत्म करने के लिए गॉडेस की तलाश में डार्कनेस के दरवाजे यानी गेट ऑफ डार्कनेस के अंदर जा रही थी। वहां उसने देखा कि सर्फेनिया धधकती हुई आग की लपटों के बीच घिरी हुई है। अंशिया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, पर उस भयंकर गर्मी और आग ने उसका रास्ता रोक दिया, जिससे आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। लेकिन हार मानने के बजाय अगले ही पल उसने अपनी पूरी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया और उस रुकावट को तोड़कर आगे निकल गई। उसने पलक झपकते ही सर्फेनिया को कैद करने वाले बैरियर को तोड़ दिया। सर्फानिया दौड़कर आई और अंशिया को गले लगा लिया। 1000 साल तक कैद रहने के बाद वो अपने आंसू नहीं रोक पाई और अपनी सारी तकलीफें बताने लगी। तुम इतनी देर से क्यों आई? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूं। अंशिया ने बड़े दुख के साथ उसे दिलासा दिया और कहा, सॉरी सर्फानिया, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब उस फिलिप की वजह से हुआ है। यह सुनकर वो गुस्से में चिल्लाई, मैं उसे मार डालूंगी। अंशिया ने उसे तुरंत बताया कि फिलिप तो पहले ही मर चुका है, लेकिन वो शांत नहीं हुई। मुझे पता है, पर फिलिप के वंशज अभी भी जिंदा है और अब तो उसका पुनर्जन्म भी हो चुका है। मैं उन सबको खत्म कर दूंगी ताकि 1000 साल के इस टॉर्चर का बदला ले सकूं। अंशिया ने उसे समझाने की कोशिश की कि उन लोगों को फिलिप ने बहकाया था, तब जाकर उन्होंने तुम्हें सील किया। पर नफरत में अंधी हो चुकी सर्फेनिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसे इस बात की जलन थी कि मैं यहाँ इतने सालों से तड़प रही हूँ और तुम ब्लेक के साथ मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो। अब समझ आया, जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया है तुम बदल गई हो। लगता है मुझे पहले उस क्राउन प्रिंस को ही मारना होगा, तभी तुम मेरी साइड आओगी। यह सुनकर अंशिया दंग रह गई। नहीं, ऐसा मत करना, वो मेरा सबसे प्यारा इंसान है, प्लीज ब्लेक को नुकसान मत पहुंचाओ। इस पर वो अपना आपा खो बैठी और चिल्लाई, क्या तुम उस कचरे जैसे प्यार के लिए हमारी दोस्ती को धोखा दोगी? अंशिया ने जवाब दिया, ये धोखा नहीं है, मैं बस उस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। जब सर्फानिया ने देखा कि क्राउन प्रिंस उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो उसने एक शर्त रखी, ठीक है, अगर वो इतना ही खास है तो उसकी जगह तुम अपनी जान दे दो। अंशिया ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी, बस यही कहा कि ब्लेक को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर सर्फानिया बेबसी में अपना चेहरा छिपाकर हंसने लगी और अगले ही पल उसने अंशिया का फैसला मान लिया। उसने अंशिया को चेतावनी देते हुए कहा, तुम देखना, तुम अपने इस फैसले पर बहुत पछताओगी। जब अंशिया की आंखें दोबारा खुली तो उसने पाया कि वो जिंदा है। उसके सामने सफेद बाल और लाल आंखों वाला एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था। वो जानती थी कि ये ब्लेक है, पर ये वाला ब्लेक पहले जैसा नहीं था। हालांकि वो दिखने में बहुत कूल था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी अब काफी सीरियस और डरावनी हो चुकी थी। उसने बड़े सलीके से अंशिया का हाल पूछा,
क्या तुम ठीक हो? अंशिया ने जवाब देने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसने गौर किया कि उसके हाथों पर अजीब से भद्दे निशान थे और उसके सुनहरे बाल भी अब गायब हो चुके थे। ये सब क्या हो रहा था? उसका प्यार उसके बिल्कुल सामने था, फिर भी वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि गॉडेस ने जबरदस्ती उनकी आत्माओं को आपस में बदल दिया था और उसका चेहरा भी पूरी तरह बिगाड़ दिया था। वो छोटा सा रोतलू बच्चा अब एक लंबा और बेहद अट्रैक्टिव क्राउन प्रिंस बन चुका था। अंशिया बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर वो सरफानिया की बॉडी में कैसे आ गई। तभी पास खड़े एक ऑफिसर ने कहा, प्रिंस, अब हमें निकलना चाहिए। उनकी बातों से पता चला कि पूरे 7 साल बीत चुके हैं। अब ब्लेक 18 साल का और अंशिया 20 साल की हो गई थी। इन 7 सालों में ब्लेक ने एक पल के लिए भी अंशिया को ढूंढना बंद नहीं किया था। एडविन ने उसे समझाने की कोशिश की, अब आपको ये सब छोड़ देना चाहिए। क्राउन प्रिंस की वाइफ भी यही चाहती होंगी कि आप। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ब्लेक ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर टिका दी और ठंडे लहजे में वार्निंग दी कि दोबारा ऐसी फालतू बात मत करना। तभी अंशिया ने अपने छोटे हाथों से ब्लेक की पीठ को थपथपाया और मना करने के इशारे में अपना सिर हिलाया। उसका मतलब साफ था, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, उसे एडविन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ब्लेक ने बड़े ही शक भरी नजरों से उसे देखा और गहरी सोच में डूब गया। इस अजनबी लड़की की अजीब हरकतों ने ब्लेक को सोच में डाल दिया। अगले ही पल उसने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया ताकि उसके चेहरे को गौर से देख सके। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके चेहरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। उसके असिस्टेंट ने टोका, प्रिंस, ये बस एक मामूली औरत है जिसे कुछ नहीं पता। ब्लेक ने जवाब दिया, मुझे पता है, मैं बस इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो वहां से चली गई और अब कमरे में सिर्फ अंशिया और ब्लेक अकेले थे। अंशिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो काफी नर्वस थी। ब्लेक ने सीधे पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे जानती हो ना? उसने अपना मुंह खोला। वो चिल्लाकर बताना चाहती थी कि वही अंशिया है, पर उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकला। ब्लेक ने अंदाजा लगाया, क्या तुम बोल नहीं सकती? जब उसने हाँ में सिर हिलाया तो ब्लेक ने अपनी हथेली आगे कर दी और कहा कि अपना नाम उसके हाथ पर लिखकर बताओ। पर जैसे ही उसने लिखना चाहा, उसे एहसास हुआ कि वो तो सारे अक्षर और शब्द ही भूल चुकी है। उसे न तो एम्पायर की भाषा याद थी और न ही किसी और देश की। ब्लेक ने उसकी उलझन भांप ली और उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से समझाया, कोई बात नहीं, शायद तुम अभी अभी सोकर उठी हो, इसलिए याद नहीं आ रहा। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही मासूम और प्यारी थी जैसी बचपन में हुआ करती थी। ये सुनकर अंशिया का गला भर आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को जैसे तैसे संभाल लिया। क्या अब तुम थोड़ा बेहतर फील कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए नए ओढ़ने बिछाने का सामान लाता हूँ, तुम यहीं रेस्ट करो। अंशिया के सिर हिलाते ही वो वहां से चला गया। जब उसने पास रखी चाय में अपना अक्स देखा तो वो दंग रह गई। अब उसके बाल काले और सफेद थे, आंखें नीली थीं और उसका आधा चेहरा आग से बुरी तरह झुलस चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी आत्मा सरफेनिया की बॉडी में आई कैसे। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी परी यानी स्प्राइट दिखाई दी। उस नन्ही परी के उड़ने का अंदाज कुछ जाना पहचाना सा था। क्या ये मकू है? वो परी हैरान रह गई कि उसने उसे पहचान कैसे लिया। उसने बताया, मैं गॉडेस की लाइट का एक टुकड़ा हूं और आज यहाँ उनका मैसेज देने आई हूं। जैसे ही उसने अपनी मैजिक स्टिक निकाली, गॉडेस की आवाज गूंज उठी, अंशिया, ठुकराए जाने का एहसास कैसा लग रहा है? तुमने जिसके लिए इतना सब कुछ किया, उस क्राउन प्रिंस ने तुम्हें पहचाना तक नहीं। अंशिया ने सवाल किया कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सिर्फ उसकी आवाज छीनी, बल्कि उसके बात करने की काबिलियत भी छीन ली। इस पर गॉडेस ने बड़े ताने मारते हुए कहा, सिर्फ चेहरा ही तो बदला है और वो तुम्हें पहचान नहीं पाया? जिस प्यार पर तुम्हें इतना यकीन था, देखो वो कितना कमजोर निकला। अंशिया मन ही मन डर रही थी कि कहीं ब्लेक उसके इस डरावने चेहरे से नफरत ना करने लगे। गॉडेस ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे बहकाना शुरू किया, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। तभी अचानक अंशिया की हथेली में एक खंजर आ गिरा। इस खंजर से ब्लेक के दिल पर वार करो। जैसे ही इस पर क्राउन प्रिंस का खून लगेगा, तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। अंशिया पहले तो दंग रह गई, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला। गॉडेस उसे लगातार उकसा रही थी, पर अंशिया ने वो खंजर वापस फेंक दिया और साफ कह दिया कि वो ब्लेक को कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे जोरदार खांसी आने लगी। जब उसने अपनी हथेली देखी तो उसके होश उड़ गए। वहां काले रंग का अजीब सा खून लगा था। गॉडेस ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये बॉडी 99 दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। अगर मरना नहीं चाहती तो वही करो जो मैंने कहा है। ब्लेक के लिए अंशिया को किसी बात का डर नहीं था और न ही उसे अपने फैसलों पर कोई पछतावा था। आखिर तक उसने उस विलन का साथ देने से साफ मना कर दिया और जब गॉडेस उसे बहका नहीं पाई तो वो वहां से चली गई।
अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो ब्लेक की खुशमिजाज आवाज कानों में गूंजी, अरे तुम जाग गई, अब हमें महल के लिए निकलना है। अंशिया हड़बड़ाकर उठ बैठी। ब्लेक ने एक बार फिर कंफर्म करना चाहा कि क्या उसे अपना नाम लिखना याद आया या नहीं। उसने कहा, अगर लिख नहीं सकती तो कम से कम इशारों में ही बता दो, पर अंशिया खामोश रही। वो सोच रही थी कि उसके पास अब सिर्फ 99 दिन बचे हैं, ऐसे में वो ब्लेक को सच बताकर उस पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। लेकिन ब्लेक जैसे उसके मन की बात पढ़ रहा हो। उसने गौर से देखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है, तुम मुझे पहचानती हो, है ना? कहाँ वो बचपन का रोतलू बच्चा और कहाँ अब ये लंबा चौड़ा हैंडसम क्राउन प्रिंस। अंशिया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो इस बदसूरत चेहरे के साथ उसे सच बताए। जब ब्लेक उसके और करीब आकर सवाल करने लगा तो वो बेचारी शर्म के मारे लाल हो गई और उसकी कातिल नजरों से आंखें तक नहीं मिला पा रही थी। उसकी चुप्पी देखकर ब्लेक ने हार मान ली और कहा, ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें एक नाम दे दूं? अंशिया के हाँ कहते ही उसने बड़ी प्यारी स्माइल के साथ कहा, रोज। ये सुनते ही वो दंग रह गई। उसे याद आया कि ब्लेक ने उसे जो पहला तोहफा दिया था वो एक लाल गुलाब ही था। वो सोचने लगी, इसने मेरा नाम रोज ही क्यों रखा? क्या इसने मुझे पहचान लिया है? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर फिर उसे लगा कि शायद ये बस एक इत्तेफाक हो, क्योंकि रोज तो एक कॉमन नाम है। तभी ब्लेक ने बात आगे बढ़ाई, रोज, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ वापस महल ले जाना चाहता हूँ, तुम चलोगी ना? ब्लेक के उस हैंडसम चेहरे और प्यारी मुस्कान को देखकर अंशिया चाहकर भी मना नहीं कर पाई। लेकिन जब एडविन को पता चला कि क्राउन प्रिंस उस अनजान औरत को महल ले जा रहे हैं तो वो घबरा गया। उसने ब्लेक को समझाने की कोशिश की, प्रिंस, इससे बेहतर होगा कि हम इसे हिफाजत से इसके घर भिजवा दें। अंशिया एडविन की फिक्र समझ रही थी, पर वो अब ब्लेक से दूर होने के ख्याल से ही डर रही थी। तभी ब्लेक ने एडविन को दो टूक जवाब दिया, रोज मेरे साथ ही महल जाएगी, मुझे अपनी बात दोबारा न कहनी पड़े। इतना कहकर उसने अंशिया का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। क्राउन प्रिंस का सख्त ऑर्डर सुनते ही एडविन ने सिर झुकाकर बात मान ली। लेकिन जैसे ही अंशिया टेंट के बाहर खड़ी हुई कुछ गार्ड्स की नज़र उस पर पड़ी और उनके तो होश ही उड़ गए। अरे ये तो वही औरत है ना? क्या हम इस मॉन्स्टर को अपने साथ ले जा रहे हैं? उनका ये कमेंट अंशिया के दिल में खंजर की तरह लगा। उसे एहसास हुआ कि वो वाकई कितनी डरावनी दिख रही है, चेहरा बिगड़ा हुआ और पूरी बॉडी पर जलने के भद्दे निशान। वो गार्ड्स पीठ पीछे उसकी शक्ल का मजाक उड़ा रहे थे और कोई भी उसे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था। तभी ब्लेक वहां पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुम लोगों को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी बर्फीली नजरों ने सबको चुप करा दिया। अंशिया के लिए ये सब थोड़ा अजीब था, क्योंकि ब्लेक ने उस लड़की की खातिर उन नाइट्स को उनकी पोजीशन से ही हटा दिया था। हालांकि ब्लेक का ये रूप नया था, पर जिस तरह उसने अंशिया का हाथ थाम रखा था उसकी गर्माहट आज भी वैसी ही थी। ब्लेक ने उसे बड़े प्यार से घोड़े पर बिठाया और कहा कि अगर उसे घुड़सवारी नहीं आती तो भी कोई बात नहीं। जिस तरह ब्लेक ने उसे इतनी आसानी से उठाकर घोड़े पर बिठाया, उसे देखकर अंशिया को एहसास हुआ कि वो वाकई अब बड़ा हो गया है। फिर वो खुद भी घोड़े पर उसके पीछे आकर बैठ गया और गिरने से बचाने के लिए बड़े प्यार से उसके कंधे पकड़ लिए। उसने धीमे से कहा, उन बेकार की बातों को भूल जाओ, सिर्फ घटिया लोग ही दूसरों की शक्ल पर कमेंट करते हैं। अंशिया समझ गई कि वो उसे दिलासा दे रहा है और ये सोचकर उसका दिल भर आया। एक ही घोड़े पर सवार होने की वजह से उनकी बॉडी बार बार एक दूसरे से टच हो रही थी और पूरे रास्ते अंशिया को अपनी पीठ पर ब्लेक की सॉलिड मसल्स फील हो रही थीं। उसे उसका वो बचपन वाला क्यूट सा लुक याद आया, पर अब वो काफी शार्प और मैच्योर हो चुका था। उसका वो कभी सॉफ्ट दिखने वाला पेट अब एकदम हार्ड 8 पैक एब्स में बदल गया था। अंशिया सोचने लगी कि काश वो उसकी उस कड़ी ट्रेनिंग के दौरान उसके साथ होती। तभी अचानक चट्टान के ऊपर से एक भारी पत्थर उनकी तरफ तेजी से लुढ़कता हुआ आया। ऐसे खतरे के वक्त भी ब्लेक के दिमाग में सबसे पहले अंशिया को बचाने का ख्याल आया और उसने बिना अपनी परवाह किए उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। खुद को चोट लगी होने के बावजूद वो सबसे पहले अंशिया का हाल पूछने लगा। पता चला कि पत्थर सीधे ब्लेक के कंधे पर जाकर लगा था। जब उसने बड़े आराम से कहा कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, तो अंशिया को बहुत दुख हुआ। घाव काफी गहरा था और अगर वो उसे बचाने के चक्कर में न पड़ता तो ब्लेक आराम से वहां से हट सकता था। अंशिया सोचने लगी कि अगर उसके पास आज भी अपनी लाइट एनर्जी होती तो वो पल भर में उसे ठीक कर देती। अंशिया को रोता देख ब्लेक उसे प्यार से चुप कराने लगा। अरे रो मत, ये मेरी अपनी गलती थी, खुद को ब्लेम करना बंद करो। देखो, ये छोटी सी चोट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहकर उसने अपनी जादुई ताकत से जख्म को ठीक करना शुरू किया और उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते ब्लेक का जख्म गायब हो गया और उसकी स्किन पहले जैसी साफ और स्मूथ हो गई।
अंशिया ये सब देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने अभी अभी गॉडेस ऑफ लाइट की पावर यूज की थी। वो उसे रोता देख प्यार से चिढ़ाते हुए बोला, तुम फिर रोने लगी? तुम्हारा दिल वाकई बहुत कमजोर है। उसने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे और मजाक में कहा, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी और ज्यादा फिक्र करूं? ये सुनकर अंशिया शर्म के मारे लाल हो गई। तभी अचानक कुछ गार्ड्स वहां पहुंच गए और उनके बीच का वो रोमांटिक मोमेंट वहीं टूट गया। इसके बाद ब्लेक ने उसे फिर से घोड़े पर बिठाया और वे आगे बढ़ गए। रास्ते में एक गार्ड को चिंता हुई कि क्राउन प्रिंस पहले से ही जख्मी है और ऊपर से उन्होंने अपनी मैजिक पावर भी यूज की है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि अगले इलाके में एक रात रुककर आराम कर लेना चाहिए। लेकिन ब्लेक ने मना कर दिया और कहा कि वो अब बिल्कुल ठीक है। तभी उस स्मार्ट गार्ड ने पासा पलटा और अंशिया की तरफ इशारा करते हुए पूछा, रोज मिस भी काफी थक गई होंगी, है ना? ये सुनते ही ब्लेक फौरन फिक्रमंद हो गया और उससे पूछने लगा कि क्या वो थक गई है। गार्ड की उम्मीद भरी नजरों को देखकर उसने हाँ में सिर हिला दिया, जिसके बाद ब्लेक ने वहीं रुकने का ऑर्डर दे दिया। मंदिर पहुंचने के बाद अंशिया को कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक कमरा दिया गया। उसे लगा कि शायद ये कमरा ब्लेक के कमरे से काफी दूर है और वो उसकी सेहत को लेकर थोड़ी टेंशन में थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और देखा तो सामने ब्लेक खड़ा था। अंदर आते ही उसने सबसे पहले उसका हाल पूछा कि कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। अंशिया को खुद से ज्यादा उसकी चोट की फिक्र थी। जैसे ब्लेक ने उसके मन की बात पढ़ ली हो, उसने तुरंत कहा कि उसका हाथ अब पूरी तरह ठीक है। पर अंशिया का मन फिर भी नहीं माना। उसे डर था कि कहीं मैजिक पावर ने सही से काम न किया हो। उसने अनजाने में ही अपनी कोमल हथेलियों से ब्लेक के कपड़े कसकर पकड़ लिए। उसे ऐसा करते देख ब्लेक मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम वाकई मेरे लिए बहुत परेशान हो, वरना तुम खुद ही चेक करके देख लो। ये सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने मजे लेते हुए कहा, वैसे तुम सिर्फ चेक करना चाहते हो या मेरे कपड़े उतारने का प्लान है? ये सुनते ही अंशिया का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। यार, यह इंसान हमेशा उसे जानबूझकर टीज क्यों करता रहता है? वो तो बस ये कंफर्म करना चाहता था कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। अंशिया की ऐसी नर्वस और क्यूट हालत देखकर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। फिर उसने अपनी स्लीव्स ऊपर की और अपने स्ट्रॉन्ग मस्कुलर आर्म्स उसके सामने कर दिए। अंशिया ने बड़े ध्यान से एक एक जगह चेक की। सच में चोट का एक निशान भी नहीं था। उसकी जान में जान आई। लगता है इसने लाइट एनर्जी का इस्तेमाल काफी अच्छे से किया है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल आ गई। तभी वो बोला, अगर तुम और देर तक ऐसे ही टच करते रहे तो मुझे शर्म आ जाएगी। ये सुनते ही तो अंशिया का चेहरा शर्म के मारे भयंकर लाल हो गया, मानो अभी उड़ जाएगा। दरअसल वूंड चेक करने के चक्कर में उसने कुछ ज्यादा ही डीपली टच कर लिया था। अगले ही पल ब्लेक ने उसके नर्वस हाथों को कसकर पकड़ लिया और बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखने लगा। क्या तुम्हें बॉडी पर कहीं और भी चेकिंग करनी है? अंशिया फील कर सकता था कि उसे थामने वाले हाथ कितने बड़े हैं और वो आर्म्स कितनी सॉलिड हैं। वो उसके चाम में ऐसा खोया कि बस घबराहट में सिर हिलाकर मना कर दिया। ब्लेक ने उसे और ज्यादा टीज करना बंद किया और उसे रेस्टोरेंट में साथ खाने के लिए इनवाइट किया। इस बार खाना उसने खास तौर पर लाइट और सिंपल बनवाया था और लकीली ये अंशिया के टेस्ट के हिसाब से परफेक्ट था। उसे मजे से खाते देख ब्लेक के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। लेकिन तभी उसने एक चीज नोटिस की और सीधे बोल दिया, तुम्हें सुयेजी काफी पसंद है ना? क्योंकि इसका टेस्ट काफी यूनिक होता है, इसलिए नॉर्मल लोग इसे ज्यादा पसंद नहीं करते। यह देखकर उसे याद आया कि उसने भी कभी पैलेस के ग्रीन हाउस में सुयेजी उगाए थे और वहां सिर्फ वो और ब्लेक ही थे जिन्हें ये खाना पसंद था। मेन कोर्स खत्म करके उसने कटलरी नीचे रखी और साइड में रखी अपनी टी उठाकर बड़े मजे से एंजॉय करने लगा। ब्लेक पूरे समय बस उसे ही नोटिस कर रहा था, यहाँ तक कि उसके चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस पर भी उसकी नजर थी। वो बोला, लिटिल रोज, तुम सच में किसी की याद दिलाती हो, बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह। वो भी ब्लैक टी पीते वक्त उसमें एक शुगर क्यूब और एक चम्मच लेमन जैम मिक्स करके पिया करती थी। ये सुनकर वो एकदम सन्न रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ की ये छोटी छोटी बातें उसे अब तक याद होंगी। इसी बीच न जाने कब वो चुपचाप उसके पास आ गया और उसकी कुर्सी का सहारा लेकर थोड़ा झुकते हुए पूछा, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो? सच तो ये है कि भले ही उसका प्यार अब एक बदसूरत शक्ल में बदल चुका था, फिर भी ब्लेक ने पहली नजर में ही अंशिया को पहचान लिया था। पर जब भी वो उसे सच बताना चाहती, कोई रहस्यमयी ताकत उसका गला घोंट देती थी। वो और करीब आते हुए सवाल करने लगा, तुम मुझे जानती हो, है ना? उस वक्त तुमने मुझे ब्लेक कहकर बुलाया था। अंशिया को खामोश देखकर उसने बड़े प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। वो बस उसके मुंह से सच सुनना चाहता था। मेरी आंखों में देखो और जवाब दो, आखिर तुम हो कौन? उस पल उसे एहसास हुआ कि ब्लेक पिछले कुछ दिनों से उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा था।
वो उस पर तरस नहीं खा रहा था, बल्कि उसे शुरू से पता था कि यही अंशिया है। भले ही उसका चेहरा बदल गया हो, वो बदसूरत हो गई हो, उसकी आवाज़ चली गई हो या उसकी लाइट एनर्जी खत्म हो गई हो, उसने फिर भी उसे पहचान ही लिया। ब्लेक ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तुम बोलकर बताओ, अगर आवाज़ नहीं निकल रही तो भी कोई बात नहीं। उसने कुछ देर सोचा और फाइनली उसे सब सच बताने का फैसला किया। पर जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की, एक भयानक हादसा हो गया। अचानक उसके शरीर में एक जानलेवा दर्द उठा और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देख ब्लेक ने फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी। चेकिंग के बाद पता चला कि वो बस कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी, शरीर में और कोई दिक्कत नहीं थी। ब्लेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी कमजोर कैसे हो गई। उसने बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया। तभी अंशिया को होश आ गया। ब्लेक ने फौरन उसकी तबीयत पूछी और जब तसल्ली हो गई कि वो ठीक है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने बड़े प्यार से उसके गालों को सहलाया, मानो कह रहा हो कि शुक्र है तुम सही सलामत हो। बेहोशी के दौरान भी अंशिया उसकी फिक्र और गर्माहट को महसूस कर पा रही थी। अगले दिन ब्लेक महान पुजारी के पास गया और उनसे पुराने जलने के निशानों को ठीक करने का तरीका पूछा। पुजारी समझ गए कि बात उसी लड़की की हो रही है जो प्रिंस के साथ रहती है, पर उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि प्रिंस, अगर आपकी गॉडेस वाली शक्तियां इसे ठीक नहीं कर पाईं तो मैं भी इसमें मजबूर हूं। ब्लेक की पूरी रात की देखभाल के बाद अंशिया को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन तभी उसने अचानक गार्ड्स की बातों से सुना कि ब्लेक शादी करने वाला है। गार्ड्स कह रहे थे कि डायना की ग्रेजुएशन बस होने ही वाली है। अपनी बहन को ढूंढने के चक्कर में उसने 2 साल पढ़ाई छोड़ी थी, तो क्या अब ये दोनों शादी करके साथ में क्राउन प्रिंसेस को ढूंढने निकलेंगे? आखिर कब तक उस इंसान को ढूंढते रहेंगे जो अब इस दुनिया में है ही नहीं? ये सुनते ही अंशिया का दिल बैठ गया। उसे गायब हुए पूरे 7 साल बीत चुके थे। जाहिर है इस बीच उन दोनों के बीच अपनी ही कोई कहानी शुरू हो गई होगी। आखिर में शायद वो डायना से ही शादी कर ले, या हो सकता है ब्लेक की कोई नई लवर हो। आखिर वो अब काफी बड़ा हो चुका है। और तभी वो उसके पीछे, वो अभी इन उलझनों में खोया ही था कि तभी ब्लेक मुस्कुराते हुए उसके पास आया। उसने कहा, चलो चलें, कैरेज तैयार है। अंशिया अपने बगल में खड़े इस इंसान को बस देखता ही रह गया। जिस तरह से वो उसका ख्याल रख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक अंशिया ने उसका हाथ झटक दिया। ब्लेक उसके इस बर्ताव से थोड़ा हैरान हुआ, पर उसे क्या पता था कि अंशिया उससे दूर जाने के बहाने ढूंढ रहा है और कभी भी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार है। अगले ही पल ब्लेक ने फिर से उसका हाथ थाम लिया और बड़ी मोहब्बत से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे उसके दिल में उसके सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। उसकी गहरी और फिक्रमंद आंखों को देखकर अंशिया ने अपने दिल के इर्द गिर्द जो दीवार बनाई थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उस गर्मजोशी से भरे हाथ को दोबारा झटक सके। चेहरा बिगड़ने के बावजूद अंशिया हर पल ब्लेक से दूर जाने की सोच रहा था, लेकिन सामने वाला बंदा भी कम नहीं था। उसने एक नज़र में ही उसका मन पढ़ लिया। उसे उसके बिगड़े हुए चेहरे से कोई चिढ़ नहीं थी। जैसे ही दोनों कैरेज में बैठे, ब्लेक ने नोटिस किया कि अंशिया की हालत कुछ ठीक नहीं है। उसने बड़े प्यार से कहा, मेरे सामने तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर दर्द हो रहा है तो बता सकते हो। सच तो ये था कि उसके हाथों में काफी तेज जलन हो रही थी, पर वो ब्लेक को परेशान नहीं करना चाहता था। तभी ब्लेक ने उसे समझाते हुए कहा, चाहे कोई कुछ भी कहे, उनकी बकवास पर ध्यान मत देना, क्योंकि तुम इस वक्त किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। इतना कहकर उसने उसका हाथ उठाकर चूम लिया और अपनी नशीली आंखों से उसे निहारने लगा। फिर अचानक उसने पुकारा, अंशिया। इन 3 लफ्जों को सुनते ही जैसे उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ब्लेक की वो लाल आंखें देख ऐसा लग रहा था मानो वो उसके सारे राज जान चुका हो। अब दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं बचा था। वो एक दूसरे को पूरी तरह पहचान चुके थे। अंशिया को लगा कि शायद वो अभी पूरी तरह से पक्का नहीं है और बस उसका रिएक्शन चेक करने के लिए उसे उस नाम से पुकार रहा है। उसने और सेफ्यूनिया ने जैसा सोचा था, ये उसका बिल्कुल उल्टा निकला। ब्लेक ने उसके डरावने चेहरे की वजह से उसे छोड़ा नहीं, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका है और देर सबेर उसकी खाली जगह को डायना ही भरेगी। ऐसे में वो खुद के अंशिया होने की बात कभी नहीं मान सकता, क्योंकि उसका ये शरीर अब 1 साल भी नहीं झेल पाएगा। पक्का इरादा करके उसने उस नाम पर अनजान बनने का नाटक किया और पूछा कि वो कौन है, पर ब्लेक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पलटकर पूछा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि अंशिया कौन है? अंशिया ने नासमझी का नाटक करते हुए सिर हिला दिया। तब ब्लेक ने सीधे लफ्जों में कहा, वो मेरी वाइफ है। उसकी उन तीखी नजरों का सामना करना अब मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने अपनी गर्दन एक तरफ झुका ली ताकि उसकी तपती हुई नजरों से बच सके। पर ब्लेक की नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी रहीं, जिससे उस छोटी सी कैरेज में उसका दम घुटने लगा। उसे पछतावा होने लगा कि वो उसके साथ वापस महल क्यों आ रहा है।
वो जानता था कि ये शरीर 100 दिन भी नहीं टिकेगा और वो नहीं चाहता था कि ब्लेक उसे बीमारी से तड़पते देख और दुखी हो। लेकिन अगर वो उसे छोड़ भी दे तो जाएगा कहाँ? अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि सामने वाले ने उसका मन पढ़ लिया। उसने साफ कह दिया, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। अंशिया ने फिर झूठ बोला, पर मैं वो औरत नहीं हूं। ये सुनते ही ब्लेक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे भागने से रोक रहा हो। उसकी आंखों में एक उम्मीद और दृढ़ता थी और उसने अपनी बात फिर से दोहराई। ब्लेक की उस बात के बाद वो एक बार फिर उन लाल आंखों के जादू में खो गया और उसे धोखा देने के लिए कोई नया झूठ नहीं बुन पाया। देखते ही देखते वो फुलून पैलेस पहुंच गए, जहां सब लोग क्राउन प्रिंस के स्वागत के लिए बड़े सम्मान के साथ खड़े थे। अंशिया उस महल की भव्यता देख दंग रह गया। ये जगह किसी शाही महल से कम नहीं थी। ब्लेक के बारे में उसकी सोच फिर से बदल गई। आखिर वो वेस्ट एम्पायर का इकलौता वॉरिस जो था। नीचे उतरते ही ब्लेक ने फौरन उसका हाथ थामा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे सहारा दिया। फिर दोनों साथ मिलकर महल की ओर बढ़े। यही वो जगह थी जहां वापस आने के सपने वो हमेशा से देखता था, पर अब सवाल ये था कि वो आगे क्या करेगा। वो खूबसूरत और चमकती हुई क्राउन प्रिंसेस आज एक बदसूरत इंसान बन चुकी थी जिससे हर कोई नफरत करता है। बस एक ब्लेक ही था जो उसके साथ आज भी पहले जैसा ही मेहरबान था। यहाँ तक कि उसके रहने का कमरा भी पिछले 7 सालों से बिल्कुल वैसा ही रखा गया था जैसा वो छोड़कर गया था। उसे ये देखकर हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा कि भले ही उसका चेहरा, आवाज और यहाँ तक कि लाइट एनर्जी भी खत्म हो गई थी, पर ब्लेक के साथ होने पर उसे लगा जैसे कुछ बदला ही नहीं है। तभी अचानक एक छोटी सी एल्फ सामने आई जो दरअसल गॉडेस की संदेशवाहक थी। शिया को अपना चेहरा इतना भी बुरा नहीं लग रहा था, बस कुछ दाग ही तो थे, लेकिन गॉडेस को लगा कि वो बस अपनी जिद पर अड़ा है। उसने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम सच में अपने उस पुराने खूबसूरत शरीर में वापस नहीं जाना चाहते? सिर्फ इसलिए क्योंकि क्राउन प्रिंस ने तुम्हें थोड़ी सी हमदर्दी क्या दिखा दी? तुम तो इमोशनल होकर बह ही गए। आखिरकार वो भी तुम्हें छोड़कर किसी और औरत से शादी कर ही लेगा। उसे तुम्हारी इस बदसूरत शक्ल से नफरत हो गई होगी। एनशिया को पूरा भरोसा था कि ब्लेक ऐसा इंसान नहीं है, पर सामने से आवाज आई, खुद को धोखा देना बंद करो, इंसान बदल जाते हैं। क्या फिलिप ने भी मुझे जलने और बदसूरत होने के बाद नहीं छोड़ दिया था? ये सुनकर अंशिया हैरान रह गया। क्या वो भूल गई कि फिलिप ने उसे सिर्फ गॉडेस की पावर पाने के लिए इस्तेमाल किया था, न कि जलने की वजह से छोड़ा था? इतनी लंबी चौड़ी बातें बनाने के बाद गॉडेस ने अपना असली मकसद बताया। एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। जाओ और क्राउन प्रिंस को जान से मार दो, इस घटिया एम्पायर को तहस नहस कर दो, फिर सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचेंगे। अंशिया ने गुस्से में तुरंत मना कर दिया। ये मुमकिन ही नहीं था। लोगों की जान बहुत कीमती होती है और वो सिर्फ अपने लिए सबको कुर्बान नहीं कर सकता था। इस पर गॉडेस ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम पागल हो। जब मैं क्राउन प्रिंस को मार दूंगी तब तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे अपना पुराना चेहरा वापस मांगोगे। इतना कहकर वो गायब हो गई। तभी ब्लेक अंदर आया और उसे खाने के लिए चलने को कहा। अंशिया ने खोए खोए अंदाज में अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसके मन में बस यही डर था कि सेफ्यूनिया अब ब्लेक के साथ क्या करेगी, पर वो इस गर्मजोशी भरे हाथ को छोड़ना नहीं चाहता था और न ही इस प्यारी मुस्कान को खोना चाहता था। भले ही उसके पास ज्यादा वक्त न बचा हो, पर वो उसकी हिफाजत जरूर करेगा। सेफ्यूनिया की धमकी की वजह से उसने कुछ समय महल में ही रुकने का फैसला किया। जब भी ब्लेक फ्री होता वो उसके पास आता, उसे शब्द पहचानना सिखाता और कहानियां पढ़कर सुनाता। एनशिया ने कागज पर बस अपना नाम ही लिखा था कि ब्लेक उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। वाह, तुमने तो बहुत कमाल का लिखा है, उसने सोचा। 7 साल पहले वो उसे सिखाता था और आज वक्त देखो कैसे बदल गया है। खैर, तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। एक दिन ब्लेक बड़े मिस्टीरियस अंदाज में उसे एक जगह ले जाने की बात कहता है। जब दोनों कैरेज में बैठ जाते हैं तब उसे पता चलता है कि वो एमरी पैलेस जा रहे हैं। ये सुनते ही वो सुन रह गया, क्योंकि यही वो जगह थी जहां उसने और ब्लेक ने अपना बचपन साथ बिताया था। पुरानी खुशियों भरी यादें किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी, यहाँ तक कि उनके पहले किस का मंजर भी उसकी आंखों के सामने आ गया। वो पूछना चाहता था कि उसे वहां क्यों ले जाया जा रहा है, पर उसकी उम्मीदों से भरी आंखों को देखकर कुछ कह नहीं पाया। वहां पहुंचकर दोनों साथ खड़े होकर यादों से भरे उस पैलेस को देखने लगे। वो भी सच में एक बार यहाँ फिर से आना चाहता था। तभी ब्लेक बोला, ये जगह सिर्फ मेरे और अंशिया की दुनिया है। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? अचानक उसने मुड़कर बड़े प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वो शर्म से लाल हो गया। ब्लेक ने आगे कहा, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं लिप रीडिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे होठों की भाषा समझ पाता हूँ। तुम्हारे बोलने का तरीका और तुम्हारी आदतें बिल्कुल मेरी वाइफ जैसी हैं। इसीलिए मैं समझ पाया। मेरा हर एहसास मुझे चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि तुम ही अंशिया हो। अंशिया, तुम ही हो ना?
मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझसे सच कह दो। उसकी गिड़गिड़ाती और उम्मीद भरी आंखों को देखकर एनशिया ने ठान लिया कि वो उसे सब सच बता देगा। पर जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। यहाँ बिना इजाजत घूमना मना है, क्राउन प्रिंसेस। सामने एक सुनहरे बालों और हरी आंखों वाली औरत खड़ी थी। जिस पल उसने अपनी पहचान बताने का फैसला किया था, ठीक उसी वक्त एक दूसरी अंशिया सामने आ खड़ी हुई। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आखिर ये सब क्या चक्कर है? वो औरत दिखने में बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अंशिया शरीर बदलने से पहले हुआ करती थी। ये देखकर ब्लेक एकदम सन्न रह गया और उलझन में पड़ गया कि आखिर इन दोनों में से असली अंशिया कौन है और कौन नकली। जब चारों के बीच ये तनाव बढ़ रहा था, तभी एक गार्ड ने आकर खबर दी कि सम्राट ने क्राउन प्रिंस को याद किया है। स्टडी रूम के अंदर सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा कि अंशिया वापस आ गई है और सुना है कि वो तुमसे मिलने गई थी। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वही औरत अंदर आई और ब्लेक को प्रिंस, मैं वापस आ गई हूँ कहकर विश किया। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस शक भरी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अगर अंशिया बड़ी होती तो क्या वो सच में ऐसी ही दिखती। दरअसल अंशिया के गायब होने के बाद से कई नकली लड़कियां खुद को प्रिंसेस बताकर आ चुकी थीं। उन सबके बाल सुनहरे और आंखें हरी थीं, पर बाकी सब कुछ अलग था। सम्राट नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को फिर से कोई दुख पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपने गुप्तचरों के जरिए उन सभी धोखेबाजों को रास्ते से हटवा दिया था। लेकिन ये पहली बार था जब सम्राट ने खुद चलकर आने वाली किसी लड़की को रुकने दिया था। तभी ब्लेक की नज़र पास खड़े रिचर्ड पर पड़ी और उसने ठंडे लहजे में सवाल किया कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सम्राट ने बताया कि रिचर्ड ने ही अंशिया को अपने अनाथालय के पास बेहोश पाया था और उसे महल लेकर आया। ब्लेक को ताड़ते देर नहीं लगी कि ये सब कुछ जरूरत से ज्यादा ही इत्तेफाक लग रहा है। अभी वो कुछ सोच ही पाता कि उस औरत ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और चहकते हुए बोली, प्रिंस, चलिए मेरे साथ बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। पर ब्लेक ने बड़ी बेरुखी से उसका हाथ झटक दिया और उसकी तरफ देखे बिना ही हुक्म दिया, मुझे सम्राट से कुछ जरूरी बात करनी है, आप सब बाहर जाइए। सबके जाने के बाद सम्राट अपने बेटे के इस रूखे बर्ताव से थोड़े नाराज दिखे और बोले। ब्लेक ने साफ कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि वही औरत अंशिया है। उसने सम्राट से पूछा कि क्या उन्होंने उसकी पहचान को अच्छी तरह चेक किया है। सम्राट ने बताया कि उस लड़की की याददाश्त जा चुकी है, लेकिन उसके पास लैंग्वेज मैनिपुलेशन की स्किल है और शरीर में वही लाइट एनर्जी भी है। इसी वजह से उन्होंने मान लिया कि वही अंशिया है। ये सुनकर ब्लेक कुछ पल के लिए शांत हो गया। बात तो सच थी और इसे झुठलाने का कोई बहाना भी नहीं था, पर पता नहीं क्यों उसके दिमाग में बार बार उस लिटिल रोज का उदास चेहरा ही घूम रहा था। सम्राट से बात खत्म कर जैसे ही वो महल से बाहर आया, उस औरत ने फिर से उसे बड़े जोश के साथ रोक लिया। ब्लेक ने बड़ी बेरुखी से अपना हाथ उसके चंगुल से छुड़ाया और एडविन को उसे संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी। भले ही सारे सबूत चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि यही अंशिया है और उसे क्राउन प्रिंसेस का दर्जा मिलना चाहिए, पर अजीब बात थी कि ब्लेक के मुंह से उसके लिए वो शब्द निकल ही नहीं रहे थे और न ही वो उसके करीब जा पा रहा था। इधर पूरे महल में क्राउन प्रिंसेस की वापसी के चर्चे तेज थे और सभी नौकरों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा ऐलान होने वाला हो। अंशिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जगह लेने की हिम्मत किसने की। तभी वो औरत दोबारा सबके सामने आई। उसे बड़े घमंड के साथ खुद को अंशिया बताते देख असली वाली को यकीन हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही गॉडेस है जिसने जबरदस्ती उसके साथ बॉडी एक्सचेंज की थी। वो औरत हजारों की भीड़ में भी उसे सीधे ढूंढ पा रही थी और बिना किसी डर के उसकी तरफ देख देखकर कमीनी वाली स्माइल दे रही थी। असल में तो वही साम्राज्य की सम्मानित क्राउन प्रिंसेस थी, पर यहाँ तो पासा ही पलट गया था। एक नकली औरत उसकी शक्ल ओढ़कर न सिर्फ उसकी पहचान चुरा चुकी थी, बल्कि अब क्राउन प्रिंसेस बनकर उस पर हुक्म चलाने की तैयारी में भी थी। उसने तो अंशिया के सामने ही बिना किसी शर्म के उसके सबसे प्यारे इंसान को सेड्यूस करना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ब्लेक पहचान पाएगा कि इन दोनों में से असली अंशिया कौन है। जैसे ही उस इम्पोस्टर ने सबके सामने अनाउंस किया कि वही असली अंशिया है, उसने अंशिया की तरफ देखकर एक बड़ी ही प्रोवोकेटिव स्माइल दी। उसी पल अंशिया समझ गई कि ये और कोई नहीं बल्कि वही गॉडेस है जिसने जबरदस्ती उसके साथ बॉडी स्वैप किया था। तभी उसने पैलेस का टूर करने की डिमांड रख दी। पास खड़ी एक मेड ने तुरंत कहा, मैं आपको टूर करवा देती हूँ, लेकिन वो बोली, नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये व्हाइट हेयर वाली लड़की मुझे टूर करवाए। सब शॉक हो गए। मेड ने सफाई देते हुए कहा कि रोज कोई मेड नहीं बल्कि प्रिंस की गेस्ट है। लेकिन वह इम्पोस्टर बड़े एरोगेंट टोन में अड़ गई, क्या बात है, मेरे अचानक वापस आने से तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? मैं क्राउन प्रिंसेस हूँ, क्या मेरा ये छोटा सा ऑर्डर मानना इतना मुश्किल है? यह सुनते ही अंशिया ने बिना किसी एक्सप्रेशन के हाथ उठाया और लिखने के लिए पेन मांगा। उसने पेपर पर कुछ लिखा
और मेड ने वो मैसेज सबको पढ़कर सुनाया कि रोज आपकी रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार है। टूर के दौरान जब उन्हें प्रिंस का बेडरूम दिखा तो वो तुरंत अंदर जाने की जिद करने लगी, लेकिन मेड ने उसे वहीं रोक दिया और साफ बोल दिया कि बेडरूम में जाने के लिए प्रिंस की परमिशन लेनी पड़ेगी। यह सुनकर वो गुस्से से तिलमिला गई और बगल वाले रूम के बारे में पूछने लगी। पता चला कि वो वीआईपी रूम है जहां अभी अंशिया रह रही थी। बिना किसी मैनर्स के उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया और फिर पलटकर बड़ी ही फेक स्माइल के साथ रूम की ओनर से पूछा, क्या मैं अंदर आकर देख सकती हूँ? अब सिचुएशन ही ऐसी थी कि अंशिया को मजबूरन हाँ में सर हिलाना पड़ा। अंदर जाते ही उसने वहां की लग्जूरियस डेकोरेशन को घूरा और बड़े ही जेलस टोन में बोली, तुम अकेले इतने आलीशान रूम में रह रही हो, वो भी क्राउन प्रिंस के कमरे के ठीक बगल में? तुम्हें लगता है कि ये सब जायज़ है? अंशिया ने सीधा सवाल किया। सेपनिया, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुमने हमारी बॉडीज क्यों बदली? गॉडेस को उम्मीद नहीं थी कि उसकी पहचान इतनी जल्दी पकड़ ली जाएगी। अगले ही पल वो बड़े एटीट्यूड में उसकी तरफ बढ़ी और उंगली दिखाते हुए बोली, अब तुम्हारी बारी है रिजेक्ट होने की। जब असली अंशिया सबके सामने आ चुकी है तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी परवाह करेगा? मैंने तुम्हें पहले भी कई मौके दिए थे जो तुमने गंवा दिए। अब गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। ये शरीर अब मेरा है और तुम्हें जल्द ही प्रिंस लात मारकर बाहर निकाल देंगे। तुम दोनों की मौत बड़ी दर्दनाक होगी। हैरानी की बात यह थी कि ऐसी हालत में भी अंशिया को सिर्फ ब्लेक की फिक्र थी। उसने पूछा, क्या हमारी ये बात नहीं हुई थी कि मेरी जान के बदले तुम सबको सलामत रखोगी? यह सुनकर गॉडेस भड़क गई। क्या दूसरे लोग तुम्हारे लिए इतने जरूरी हैं? तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। वो पागलों की तरह चिल्लाई और उसके कंधे दबोचते हुए बोली, मुझसे अपनी जान की भीख मांगो। उस प्रिंस को भूल जाओ और अपने बारे में सोचो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ब्लेक अंशिया से मिलने आया था। उसे देखते ही सेपनिया ने गिरगिट की तरह रंग बदला और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने आगे बढ़ी। लेकिन ब्लेक ने नफरत के साथ उसका हाथ झटक दिया और ठंडे लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह लिटिल रोज का कमरा है। उसने झूठ बोल दिया कि उसे रोज ने ही इनवाइट किया था क्योंकि वो उसका कमरा देखना चाहती थी। ब्लेक ने सीधे शब्दों में कहा, तो फिर तुम्हें सेपा पैलेस जाना चाहिए। अंशिया अक्सर वहीं रहा करती थी। अगर तुम्हारी याददाश्त सच में चली गई है तो वहां जाने से शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। इस पर वो चिपकते हुए बोली, तो फिर प्रिंस आप मुझे छोड़ने चलिए। मैं किसी नाइट के साथ नहीं जाना चाहती। मुझे वो डरावनी बातें याद आ जाती हैं जब मैं गेट ऑफ डार्कनेस में गिरी थी। वहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। प्रिंस, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनते ही ब्लेक एक पल के लिए ठिठक गया और उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए, क्योंकि गेट ऑफ डार्कनेस की वो काली यादें असल में उसकी अपनी थीं। उसने एक बार फिर चिपकने की कोशिश कर रहे उसके हाथों को झटक दिया, लेकिन फिर उसे छोड़ने जाने के लिए मान गया। वो खुशी से चहकते हुए बोली, थैंक यू प्रिंस। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, पल भर में उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने पीछे खड़ी अंशिया की तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो कि वो जीत गई है। ये देख अंशिया का दिल बैठ गया और वो अलर्ट हो गई। अपने सबसे प्यारे इंसान को बचाने के लिए उसने फैसला किया कि वो इस इम्पोस्टर का पर्दाफाश करके रहेगी। जब उसे पता चला कि वो नकली अंशिया और रिचर्ड आपस में मिले हुए हैं तो उसे यकीन हो गया कि अब ब्लेक की जान खतरे में है। वो इसे यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। उनकी साजिश को नाकाम करने और ब्लेक को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी असली पहचान बताने की ठान ली। वो तेजी से महल की ओर बढ़ रही थी कि तभी रास्ते में उसे ब्लेक वापस लौटते हुए मिल गया। उसे देखते ही ब्लेक फिक्र के साथ बोला, इतनी ठंड में तुम बाहर क्या कर रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम जल्दी में मेरा पीछा करते हुए आई हो। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? ये कहते हुए उसने बड़े प्यार से उसका चेहरा सहलाया। अंशिया ने हिम्मत जुटाई और उसका बड़ा सा हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर सर हिलाया। उसने अपना मुंह खोला और जैसे ही ब्लेक को बताने वाली थी कि वही असली अंशिया है, तभी कुछ अजीब हुआ। वो शब्द उसके गले से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला घोंट दिया हो और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो। अगले ही पल वो सीधा ब्लेक की बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्लेक बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। उसने बिना देर किए बेहोश अंशिया को गोद में उठाया और उसे रूम की तरफ ले भागा। बेहोशी की हालत में भी वो सच बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना जोर लगाती उसके गले पर दबाव उतना ही बढ़ता जाता। जब उसकी आंखें खुली तो सामने ब्लेक खड़ा था, जिसकी आंखों में साफ फिक्र दिख रही थी। उसने बड़े प्यार से कहा, शायद तुम आज बाहर घूमकर बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। अंशिया ने खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की और कहा कि वो ठीक है। तभी उसे एहसास हुआ कि जब भी वो अपनी पहचान बताने की कोशिश करती है, उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। साफ था कि सेपनिया ने सच छुपाने के लिए उस पर कोई जादुई पाबंदी या बन लगा दिया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने सोचा कि अगर बोल नहीं सकती तो लिखकर ब्लेक को सब बता देगी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो एक शब्द भी याद नहीं कर पा रही थी। सेपेनिया ने न सिर्फ उसकी आवाज़ बल्कि उसकी भाषा की समझ भी छीन ली थी। वो सोच में पड़ गई कि आखिर वो उसका शरीर इस्तेमाल करके करना क्या चाहती है। तभी ब्लेक ने उसकी घबराहट नोटिस की। जब उसे पता चला कि वो लिखना भूल गई है तो उसने बड़े प्यार से उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, शायद मैंने ही तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी, इसलिए परेशान मत हो। लेकिन अंशिया जानती थी कि अगर उसने लिखना सीख भी लिया तो भी वो पाबंदी नहीं हटेगी और न ही वो सच बता पाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ब्लेक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। यही सोचकर वो और ज्यादा परेशान हो गई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे रोता देख ब्लेक मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाने लगा, तुम तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी हो, इतनी जल्दी रोने लगती हो। मेरा बेबी तो बड़ा कुकू रोतलू है। यह कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे। एक बच्चे की तरह दुलारे जाने पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो चिल्लाकर बोली, मैं आपसे पूरे 2 साल बड़ी हूँ। ये बोलते ही उसे एहसास हुआ कि उम्र बताने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो ये सच बोल सकती है। लेकिन ब्लेक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। यह सुनकर ब्लेक के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और हैरानी आ गई। अरे, तो तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो? क्योंकि असल में अंशिया भी उससे उम्र में 2 साल बड़ी ही थी। मेरी छोटी रोज, अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उसने सिर हिलाया और उसे अंदर से काफी सुकून महसूस हुआ। अगले दिन उसने खुद को पूरी तरह संभालने और लड़ने का फैसला किया। उसे किसी भी तरह सबको ये बताना ही था कि सेपेनिया एक इम्पोस्टर है और वही असली अंशिया है। हमेशा सादे कपड़ों में रहने वाली उस लड़की ने आज पहली बार खुद को बहुत ही शानदार तरीके से ग्रूम किया। उसके बर्फीले सफेद बालों के साथ वो नीले रंग की गॉर्जियस ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी उस पर कमाल लग रही थी। उसका वो एलिगेंट अंदाज और कॉन्फिडेंस एकदम परफेक्ट था। जैसे ही रोज सबको सामने से आती दिखी, हर कोई उसे देखकर दंग रह गया। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि वो इतनी ग्रेसफुल और खूबसूरत भी हो सकती है। उसका ये वाइब और अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी उनकी क्राउन प्रिंसेस का हुआ करता था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सपोर्ट दिखा देना।